फोन बजा। रोहन के लिए यह मुंबई में एक युवा आर्किटेक्ट के लिए एक और मंगलवार की शाम थी। उसकी लाइफ व्यवस्थित, प्रिडिक्टेबल थी अब तक। उसने फोन उठाया, एक जानी पहचानी आवाज की उम्मीद में, लेकिन आवाज ठंडी, मेटालिक, इमोशनलेस थी। उसने बस कहा, तुम्हारे पास बस 3 दिन हैं। द लाइन वेंट डेड। रोहन फोन को घूरता रहा, डर अंदर तक घुस रहा था। क्या यह कोई प्रैंक था? नंबर अननोन था। उसकी गुमनामी ने इसे और खराब कर दिया। 3 दिन किस लिए? शब्द उसके शांत अपार्टमेंट में गूंज रहे थे। परछाइयां खिंचती हुई लग रही थीं। हर आवाज अब एक अशुभ उलटी गिनती का हिस्सा थी। उसकी ब्लूप्रिंट्स और निश्चितताओं की दुनिया टूट गई। पैनिक ने उसे जकड़ लिया। वह टहलता रहा, कॉल को फिर से सुनता रहा। उस शांत अंतिम आवाज से परेशान था। यह धमकी नहीं थी, यह एक सजा थी। रोहन असहाय महसूस कर रहा था। उसके कोई दुश्मन नहीं थे, इसका कोई कारण नहीं था। अस्पष्टता या अस्पष्टता एक तरह की यातना थी। उसने ताले चेक किए, कोनों में झांका, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। घर का आराम चला गया था। उसकी जगह डर ने ले ली थी। हर आहट, हर सायरन एक चेतावनी जैसा लग रहा था। उसने तर्क करने की कोशिश की, लेकिन डर लगातार बना रहा। 3 दिन, उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। रोहन अकेला था और उसकी कल्पना उसका सबसे बुरा दुश्मन बन गई। कॉल ने समय को जमा दिया था और उसकी शांति को तोड़ दिया था। अगली सुबह रोहन पुलिस स्टेशन में आया, थका हुआ और हताश। उसने डेस्क पर बैठे ऑफिसर को कॉल समझाने की कोशिश की। ऑफिसर ने मुश्किल से ऊपर देखा, इसे एक प्रैंक कहकर टाल दिया। 3 दिन किस लिए? फिल्म फेस्टिवल का पास है क्या? उसने मजाक किया। रोहन के डर को संदेह से मिलाया गया। उसने जोर दिया, लेकिन उसके शब्द बेअसर रहे। तभी डिटेक्टिव सिया ने उसे देखा। वह तेज, नो नॉनसेंस थी और उसके पैनिक में कुछ असली देखा। उसने उसे बुलाया, ध्यान से सुना, जैसे उसने कॉल का हिसाब दिया। जबकि दूसरों ने एक प्रैंक देखा, सिया ने एक पहेली देखी। उसने नंबर मांगा, ट्रेस कहीं नहीं ले गया। एक प्रीपेड सिम, नकली दस्तावेज, स्विच ऑफ, एक डिजिटल गोस्ट। सिया ने इसके पीछे की प्लानिंग को पहचाना। यह रैंडम नहीं था। उसने एक रिपोर्ट फाइल की, अपने सहकर्मियों को आश्चर्यचकित करते हुए। उसने रोहन को अलर्ट रहने और कुछ भी असामान्य रिपोर्ट करने को कहा, लेकिन किसी को मौत की धमकी के बाद पैनिक न होने के लिए कहना बेकार है। नुकसान हो चुका था। रोहन स्टेशन से पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करते हुए निकला। सिया ने उसे जाते हुए देखा। केस की अजीब सटीकता से परेशान थी। धमकी अदृश्य थी, लेकिन बहुत असली थी। पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी, कोई संदिग्ध नहीं था, बस एक डरा हुआ आदमी और एक भयावह उलटी गिनती थी। सिया ने उस पर नजर रखने का फैसला किया। कभी कभी एविडेंसों की अनुपस्थिति सबसे बड़ा सुराग होती है। रोहन का दुःस्वप्न अभी शुरू ही हुआ था और सिया जानती थी कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। घड़ी टिक टिक कर रही थी। रोहन का पहला दिन एक बुरे सपने जैसा था। वह घर पर ही रहा, दरवाजे और खिड़कियां बंद करके, पर्दे खींचे हुए। अंधेरे ने उसकी पैरानोइया को बढ़ा दिया। हर आवाज उसे चौंका देती थी। परछाइयां उसकी नजर के किनारे पर चलती हुई लगती थीं। उसे लग रहा था कि उसे देखा जा रहा है, लेकिन उसने कुछ देखा नहीं। यहां तक कि एक फूड डिलीवरी भी डर का पल बन गई। उसने बिना स्वाद के खाना खाया, आंखें चारों ओर घुमाता रहा। बिजली चमकी। अंधेरे में उसने एक फुसफुसाहट सुनी, उसका नाम। वह चिल्लाया, अपने फोन की टॉर्च के लिए हाथ पांव मारते हुए। कमरा खाली था। क्या वह अपना दिमाग खो रहा था? उसने सिया को फोन किया, घबराया हुआ। उसने और गश्त का वादा किया, लेकिन जांचने के लिए कुछ भी नहीं था। कोई अपराध नहीं, कोई घुसपैठियां नहीं, बस डर। रोहन फंसा हुआ था, किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही डर से। दुश्मन अदृश्य था और हर जगह था। दूसरे दिन कोई राहत नहीं मिली। रोहन सोया नहीं था, डर से परेशान था। वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला, भीड़ में सुरक्षा की तलाश में, लेकिन पैरानोइया पीछा करता रहा। हर अजनबी एक खतरा, हर हंसी एक मजाक। शहर की लाइफ ने उसे और अकेला महसूस कराया। एक गुब्बारे के फटने से उसे पैनिक हो गया। शाम तक वह एक बर्बाद आदमी था,
भूखा प्यासा थका हुआ उसने सिया को फोन किया, हताश होकर। प्लीज, आपको कुछ करना होगा। उसने किसी के साथ रहने का सुझाव दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। वह किसी और को खतरे में नहीं डालेगा। उसे यकीन था कि उसका भाग्य तय हो चुका था। डर अब एक लगातार साथी था। रोहन शहर में घूमता रहा, जीवित लोगों के बीच एक भूत। उलटी गिनती जारी थी। सिया चिंतित थी, लेकिन शक्तिहीन थी। रोहन अपने डर के साथ अकेला था। दूसरा दिन बिना किसी जवाब के समाप्त हुआ, केवल डर के साथ। तीसरा दिन आ गया। रोहन शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से थक चुका था। उसने दरवाजे बंद करना बंद कर दिया, छिपना बंद कर दिया। वह बैठा इंतजार कर रहा था, इस्तीफा दे चुका था। परछाइयां अब उसे डराती नहीं थीं, वे परिचित थीं। उसने अपनी लाइफ के बारे में सोचा, पछतावा, छूटे हुए मौके, अनकहे शब्द। जैसे ही सूरज ढला, एक तेज दर्द ने उसकी छाती को जकड़ लिया। वह हांफने लगा, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। वह फर्श पर गिर गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वह धूल के कणों पर सूरज की रोशनी थी, शांतिपूर्ण, जैसे ही अराजकता ने उसे घेर लिया। खामोशी। उलटी गिनती शून्य पर पहुंच गई। कोई हत्यारा नहीं, कोई हथियार नहीं, बस एक हार्ट अटैक। सिया उसकी चुप्पी से चिंतित होकर उसे मृत पाया। आधिकारिक कारण कार्डियक अरेस्ट। दुनिया के लिए एक दुखद दुर्घटना, लेकिन सिया बेहतर जानती थी यह हत्या थी, डर से। हथियार अदृश्य था, लेकिन घातक था। रोहन की कहानी हिंसा से नहीं, बल्कि आतंक से समाप्त हुई। एक परफेक्ट क्राइम, जिसका कोई सुराग नहीं, जिसे साबित नहीं किया जा सकता था। सिया के पास सवाल बचे थे और एक भयावह निश्चितता। डर ने उसे मार डाला था। मुर्दाघर में सिया ने सुना जैसे पैथोलॉजिस्ट ने इसकी पुष्टि की। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, अत्यधिक तनाव के कारण हुआ। रोहन का शरीर कई दिनों से फाइट या फ्लाइट मोड में था। कोई शारीरिक हमला नहीं, लेकिन एक दिमाग घेराबंदी में था। सिया उसके अपार्टमेंट से गुजरी, लिंगरिंग टेरर महसूस कर रही थी। कोई सबूत नहीं, कोई जबरन प्रवेश नहीं, बस डर। उसने रोहन की परछाइयों और फुसफुसाहटों की कहानियों पर विश्वास किया। वे उसके लिए असली थी। यह हत्या थी, मनोवैज्ञानिक सटीकता के साथ अंजाम दी गई। हत्यारे ने रोहन के दिमाग को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। एक सिंगल फोन कॉल ने बीज बोया था, बाकी काम डर ने किया। कानून के पास इस तरह के अपराध का कोई जवाब नहीं था। उसके सहकर्मियों ने उसे केस बंद करने के लिए कहा। यह बस एक हार्ट अटैक है, उन्होंने कहा। लेकिन सिया इसे जाने नहीं दे सकी। किसी ने भगवान का खेल खेला था। एक आदमी को एक विचार से मौत की सजा दी थी। अगर उन्होंने एक बार ऐसा किया था, तो वे फिर से कर सकते थे। उसे उन्हें ढूंढना था, न केवल रोहन के लिए, बल्कि इस अदृश्य हथियार को रोकने के लिए। केस अब भी खत्म नहीं हुआ था। डर ने अपना निशान छोड़ दिया था और सिया वापस लड़ने के लिए दृढ़ थी। सिया ने और गहराई से खोदा, रोहन की लाइफ में नहीं, बल्कि तरीके में। हथियारबंद डर साइंस फिक्शन जैसा लगता था, लेकिन उसने अकादमिक हलकों और अजीब अध्ययनों में खोज की। एक सफलता मिली। माइंड फ्रेम डायनामिक्स के एक पूर्व रिसर्च असिस्टेंट से एक एनोनिमस ईमेल। फर्म का सीक्रेट प्रोजेक्ट थानाटोस ये टेस्ट करने का लक्ष्य रखता था कि क्या केवल डर ही मार सकता है। विषयों को चुना गया, फिर 3 दिवसीय प्रोटोकॉल के अधीन किया गया। एक फोन कॉल द्वारा ट्रिगर किया गया। सूक्ष्म तरीकों ने डर को बढ़ाया। कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें, बिजली का चमकना, उड़ती हुई परछाइयां। रोहन पहली मौत थी। रिपोर्ट भयावह थी। विषय 72 घंटे में समाप्त हो गया। परिकल्पना की पुष्टि हुई। एविडेंसों के साथ सिया ने छापा मारा। शोधकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। क्राइमी नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जो अपने प्रयोग से ग्रस्त थे। उन्होंने नैतिकता की सारी समझ खो दी थी। रोहन उनके लिए सिर्फ एक डेटा पॉइंट था। परफेक्ट क्राइम का पर्दाफाश हो गया था। न्याय मिल रहा था, लेकिन नुकसान हो चुका था। सिया ने पहेली सुलझा ली थी, लेकिन इसके निहितार्थ भयावह थे। डर को हथियार बनाया गया था और कोई भी निशाना बन सकता था। केस बंद हो गया। वैज्ञानिकों पर आरोप लगे, न्याय आगे बढ़ रहा था। लेकिन सिया के लिए यह एक खोखली जीत थी।
रोहन अभी भी मरा हुआ था। साइंस के लिए एक लाइफ खो गई। उसने अपनी रिपोर्ट पूरी की। उसके चारों ओर पुलिस स्टेशन शांत था। उसने हथियारों को पकड़ लिया था, लेकिन कीमत भारी थी। जैसे ही उसने पैक किया, उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद से कहा कि यह कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। घंटी बजती रही। उसने जवाब दिया। स्टैटिक, फिर एक आवाज, ठंडी, मेटालिक, इमोशनलेस। तुम्हारे पास बस 3 दिन है। लाइन कट गई। सिया वहीं जम गई। फोन उसके कान से लगा था। खामोशी बहराह कर देने वाली थी। केस खत्म नहीं हुआ था, या शायद एक नया अभी शुरू हुआ था। शिकारी अब शिकार बन गया था। प्रयोग खत्म नहीं हुआ था। सिया की अपनी उलटी गिनती शुरू हो गई थी। डर को एक नया निशाना मिल गया था। दुःस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ था और असली लड़ाई अभी शुरू हो रही थी। सिया ने फोन नीचे रखा। दिमाग दौड़ रहा था। क्या यह कोई कॉपी कैट था, कोई छूटा हुआ साथी, या कुछ बड़ा? उसका सेफ प्लेस अब भयावह लग रहा था। वह प्रोटोकॉल जानती थी। उसका अपना दिमाग उसके खिलाफ हो जाएगा। हर आवाज, हर परछाई संदिग्ध होगी। वह डर के आगे झुक सकती थी या वापस लड़ सकती थी। उसने जांच करने का फैसला किया, खुद सब्जेक्ट बनकर। लेकिन आप अपनी ही इंद्रियों के खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा करते हैं? अगले 3 दिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होंगे। रोहन की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन बड़ा खतरा बना हुआ था। सवाल बना रहा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? परछाइयों में छिपा बेनाम हत्यारा, या हमारे दिमाग में बैठा विचार? हमारे दिमाग नाजुक किले हैं। अंत में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक या बम नहीं है, यह खुद डर है।